करूंगा जी बिहार झारखंड के डेप्यूटी एडिटर श्री रमेश चंद्रा जी का कि वो मंच पर मंत्री जी को साथ लेकर आएं और अगले सेशन में मेरे साथ मेरा सहयोग करें। एक बार जोरदार तालियों से केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी का स्वागत कीजिएगा। हमारे देश की ताकत हमारे किसान, हमारे गांव हैं। देश की तकरीबन 60% आबादी गांवों में रहती है, किसानी खेती करती है। साफ है, जब तक गांव की तरक्की नहीं होती, जब तक किसानों की तरक्की नहीं होती, तब तक देश की सही तरीके से तरक्की, उन्नति, प्रगति नहीं हो सकती। खास बात ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सपना देखा है, और सपना है किसानों की आय दोगुनी करने का। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस सपने को पूरा करने का जिम्मा हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी के पास है। तो मैं सबसे पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि देश के किसानों के, सरकार के इस सपने को पूरा करने के लिए केंद्रीय मंत्री जी के पास किस तरह की योजनाएं हैं और उसका किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। सबसे पहले मैं जी टीवी के झारखंड और बिहार के तमाम दर्शकों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और यहाँ उपस्थित सभी किसान भाइयों बहनों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सबके ध्यान में होगा कि 4.5 वर्ष पहले मोदी सरकार जब बनी थी तो हमारे प्रधानमंत्री जी से जब आप लोगों ने पूछा ओथ लेने के पहले ही कि आपकी सरकार की प्राथमिकता क्या होगी, तो प्रधानमंत्री जी के वो शब्द कि मेरी और मेरे सरकार की प्राथमिकता गांव गरीब किसान होगा। और सिर्फ उन्होंने उस समय ये बात कही ही नहीं, तो मेरा 5वां बजट आया है। कृषि और किसान के लिए कई मंत्रालयों से बजट बनते हैं। सिंचाई मंत्रालय अलग है, उर्वरक मिनिस्ट्री अलग है, फूड सप्लाई मिनिस्ट्री अलग है। विभिन्न मंत्रालयों के बजट में किसानों के लिए प्रावधान रहते हैं, लेकिन कृषि मंत्रालय जो है सिर्फ इसके बजट का विचार करें तो मेरा 5वां बजट अभी आया। और मेरे पहले जो सरकार थी, मोदी सरकार के पहले जो राजकुमार की सरकार थी, तो राजकुमार के सरकार में 5 वर्ष का जो कृषि मंत्रालय का बजट था वो 1,21,000 करोड़ रुपये का था। और मेरा जो 5वां बजट है ये इसको यदि जोड़िए तो ये 2,11,000 करोड़ का है। ये बजटीय निवेश हमने बढ़ाया। और दूसरा कि बजट के अलावे भी कॉर्पस फंड बनाया जो पहले नहीं बनता था। ये जो सिंचाई है इसके लिए जो बड़ी सिंचाई की योजना है उसके लिए 50,000 करोड़ का, माइक्रो इरिगेशन के लिए 5,000 करोड़ का, फिर डेयरी डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 10,881 करोड़ का बनाया। फिर उसके बाद ये जो फिशरी एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 8,500 करोड़ का बनाया। फिर अभी जो चर्चा कर रहे थे कंप्यूटरीकरण की, 63,000 पैक्सों के कंप्यूटरीकरण के लिए अलग से नाबार्ड के सहयोग से फंड बनाया। पशुपालन के लिए 2,500 करोड़ का फंड बनाया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मंत्री जी, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हमारे देश की जो किसान हैं, हमारे देश के जो खेत हैं, उनकी जो आपूर्ति है पानी की वो मानसून पर निर्भर होती है, मानसून की बरसात पर वो डिपेंड होती है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कभी कम बरसात, कभी ज़्यादा बरसात, बाढ़ और इस तरह की आपदाएं जिस पर किसी का वश नहीं है, जिस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इसको लेकर जो खेतों में नुकसान पहुंचता है, जो किसानों को दुविधा होती है, परेशानी होती है, आप किस तरह से इसको लेकर देख रहे हैं और किस तरह से आगे चलकर आपने इसको लेकर योजनाएं आप लेकर आए हैं? और फसल बीमा योजना का तो ज़रूर यहाँ पर जिक्र करना ही चाहेंगे, कैसे ये फलीभूत हो रही है? देखिए, ये जो सूखा है, 12 प्रकार की जो आपदाएं हैं, राष्ट्रीय आपदाएं और स्थानीय आपदाएं भी। इन आपदाओं से किसानों को राहत मिले इसके लिए पहले भी योजना थी। एक तो राष्ट्रीय आपदा कोष है और राज्यों के अंदर राज्य आपदा कोष है। तो 5 वर्षों के लिए भारत सरकार राज्य आपदा कोष के लिए आवंटन करती है कि यदि आपदा आ जाए तो इमीडिएट तुम मदद करो।
मुझे पूरा ध्यान है कि मेरे सरकार के पहले भारत सरकार राज्य आपदा कोष को पूरे देश में 5 वर्ष का जो आवंटन था 33,000 करोड़ का था। मोदी सरकार आते प्रधानमंत्री जी ने खुद पहल की और उस आपदा राहत को उसकी राशि को बढ़ाकर 61,000 करोड़ किया, मैंने 2 गुना किया। दूसरा कि जो 50% नुकसान पर राहत देना था उसमें बदलाव किया कि नहीं 33% भी नुकसान हो तो देना। इसी प्रकार से प्राकृतिक आपदा में कोई मरता था तो 1.5 लाख मिलता था, उसको बढ़ा के 4 लाख किया, मानकों में परिवर्तन किया। इनपुट मैनेजमेंट के ज़रिए कम लागत में खेती हो पाएगी, आउटपुट मैनेजमेंट के ज़रिए जो पैदावार हो रही है उसका उचित कीमत मिल पाएगा, सिंचाई के ज़रिए भी लागत कम होगी और साथ में सुरक्षा मिलेगी किसानों को। सरकार का, देश का सपना है किसानों की आय को दोगुना करना, लेकिन सिर्फ खेती के भरोसे या सिर्फ खेती की ही वजह से ऐसा पूरी तरीके से मुमकिन नहीं है। तो सरकार ने कई तरह की योजनाएं चलाई हैं जिससे किसानों के स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके, जो खेती करते हुए भी दूसरे उद्योग धंधे और दूसरे प्रोफेशन, दूसरे पेशों को अपना सके और अपनी आमदनी को बढ़ा सके। देखिए, ये सिर्फ धान और गेहूं पैदा करने से किसान की आमदनी दुगनी नहीं हो, इसके लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग। यदि किसी किसान के पास 3 एकड़ खेत है या 1 एकड़ खेत है तो एक हिस्सा में ही अनाज का पैदावार करें, बाकी में पेड़ लगा सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं, फिशरी कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन। अब मैं आपको कुछ बात बताऊंगा इस समय कि इस दिशा में हमने क्या किया। ये जो वन विभाग पेड़ लगाता था, ये खाली सरकारी ज़मीन में लगाता था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, किसान की आमदनी बढ़ेगी जब खेत में पेड़ भी लगाए। लेकिन पेड़ किसान लगाता था, काटता था तो बीच में पुलिस पकड़ती थी। तो सरकार बनते राज्यों को कहा कि हर राज्य 20 प्रजाति के पेड़ को छूट दो कि किसान उसे लगाए और काट के बेचे भी। क्योंकि मुझे स्मरण है कि हमारे दादा ने जो पेड़ लगाया था शीशम का, हम लोग कॉलेज में पढ़ने जाते थे तो शीशम बिकता था, वो पैसा मिल जाता था। घर में कोई शादी ब्याह होता था तो मिलता था। लेकिन वही प्रतिबंध है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून। तो राज्यों को कहा कि 20 प्रजाति के पेड़ को अलग करो सूची से कि किसान इसको पैदा करेगा और बेचेगा भी। और मुझे खुशी है कि 18 राज्यों ने नियमों में परिवर्तन किया और उसके बाद हमने राज्यों को पैसा देना शुरू किया, राष्ट्रीय कृषि वानिकी उप मिशन, और इसके तहत हम राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं। माननीय मंत्री से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से पंचायत में कृषि कार्यालय की व्यवस्था करवाई गई है जी, उसी तरह अगर पंचायत में ई मंडी की व्यवस्था कर दी जाए जी, तो हम किसान जो उत्पादन करते हैं उसको वहीं से हम लोग एक रेट देख करके वहीं से हम लोग रेट तय कर सकते हैं। कोई भी काम, कोई भी हमारी योजना राज्य के माध्यम से चलती है, सीधे कुछ करना होता तो अपने क्षेत्र में सब चीज़ कर देते। तो राज्य के माध्यम से हम करते हैं। और ई मंडी में बिहार और केरल में अभी नहीं शुरू हुआ है बड़े मंडियों को जोड़ने का, ये कोई तंत्र विकसित कर रहे हैं। और जब बड़ी मंडियां जिन राज्यों में जुड़ गई, वहाँ जो 22,000 हाट हैं, अपने बिहार में भी 18,000 ऐसे जो ग्रामीण हाट हैं, 22,000 में 1,800 ग्रामीण हाट बिहार के अंदर है। तो बिहार में बातचीत चल रही है सरकार में, यदि ई मंडी में बड़े मंडियों को जोड़ा तो फिर छोटी मंडी भी उसमें जुड़ जाएगी। लेकिन ये नियम कानून जो मंडी कानून के हैं राज्य बनाते हैं, और अभी 585 मंडी जिन राज्यों के जुड़े हैं जिन्होंने कानून बनाए, बिहार और केरल में इधर हमारी बातचीत हुई है। पहले तो बातचीत ही नहीं होती थी, बताया जो कृषि मंत्री जी बिहार के कृषि भवन ही नहीं देखे थे। अब तो प्रेम जी लगातार लगे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार ने रोड मैप बनाया है और बड़ी तेज़ी से पहला कदम तो आप ही बताया ना, ये पंचायत में कार्यालय खोलने जा रहे हैं। तो राज्य अलग अलग करती है और राज्य में नहीं किया, और राज्य में अपने ढंग से करती है। तो यहाँ भी राज्य इस दिशा में तेज़ी से बढ़ी है। देखिए, सबसे पहले जो आज हमने अपने किसानों को
इनाम देने के लिए चुनाव किया है। उनमें सबसे पहले जो 5 खास हमारे किसान भाई हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। कृष्ण कुमार कन्हैया है बेगूसराय से, देवेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं राजा पाकड़ जिला वैशाली से, सुशील कुमार जायसवाल जी हैं लाल सराय जिला पश्चिमी चंपारण से, और इसके अलावा हमारे साथ बांका जिले की नीतू कुमारी हैं और सुधांशु रंजन जी हैं नया नगर समस्तीपुर से, जिन्हें हमने खास तौर पर जिनका चुनाव किया है सम्मान देने के लिए। मैं एक एक करके जरा संक्षेप में इनके बारे में बताना चाहूंगा। कृष्ण कुमार कन्हैया जी बेगूसराय से, जिन्होंने पपीते की खेती और जैविक खेती में अपनी खास पहचान बनाई। जोरदार तालियों से जरा इनको सम्मान कीजिएगा, क्योंकि इन्होंने अपने ही दम पर ये मुकाम हासिल किया है। सरकार की योजनाओं के जरिए इन्होंने खुद को जागरूक किया है, उनका लाभ उठाते हुए समाज को, किसान समुदाय को बहुत कुछ दिया। सुशील कुमार जायसवाल जी लाल सराय जिला पश्चिमी चंपारण के, ये हर महिला के लिए मिसाल बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू कुमारी जी, और मुबारक आपको सम्मान के लिए। सुधांशु रंजन जी, अवधारणा को इन्होंने बदल कर रख दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या और इसी के साथ मैं एक बार फिर से जल्दी से अपने स्पॉन्सर्स का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो आज के इस कार्यक्रम में, जिनकी बदौलत और जिनके सहयोग से कार्यक्रम हो पाया। हमारे कृषि मंथन के एसोसिएट स्पॉन्सर रहे बिहार एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी बमेती, सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस लिमिटेड यानी SIS, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद, डिजिटल इंक्यूबेटिंग बिहार कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड, झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी। हमारे स्पेशल पार्टनर है रूंगटा माइंस लिमिटेड, हमारे पार्टनर है कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी NFDB, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। कार्यक्रम के को स्पॉन्सर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, गंगोत्री तेल एवं मसाले, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबोर। लोगो पार्टनर है रामचंद्र चंद्रवंशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और अब इस कार्यक्रम के हम अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। वैसे वक्त कहा जाता है कि चाहे कितना भी खूबसूरत हो, लम्हा में कितना भी इंतज़ार हमने किया हो, लेकिन ये पल धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता बीत ही जाता है, और वो कभी ना गुजरने वाली जो बात का जिस चीज़ का हम इंतज़ार करते हैं वो ख़त्म हो ही जाता है। कुछ इसी तरह से अब विदा लेने का वक्त है कि उम्मीद करते हैं कि आज आप किसान भाइयों को हमारे इस कार्यक्रम से बेहद फ़ायदा पहुंचा होगा, और यकीन मानिए आगे भी हम इस तरह के कार्यक्रम लगातार करते रहेंगे। मैं फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का करना चाहूँगा। लाली चुनरिया